लाओ माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। खाना बनाना बच्चों का खेल नहीं है, जा तू आराम कर जाके। अच्छा, आप सारा दिन बाहर काम करो और फिर घर आकर खाना भी बनाओ और मैं आराम करूँ। हे भगवान, कितनी जिद्दी हो गई है ऋतु। अच्छा बाबा चल, आजा, बता क्या खाएगी। खाना तो रात में खाएंगे, अभी कुछ हल्का और बढ़िया खाने का मन कर रहा है। तो फिर तुझे पकौड़े खिलाती हूँ। पकौड़े? हाँ, और साथ में मैं भी सीख लूंगी। हाँ ठीक है, जा पहले बाजार से जाकर थोड़ा बेसन और तेल ले आ। ये ले पैसे। ये कहकर आशा ने अपनी बेटी काजल को कुछ पैसे दिए और काजल तुरंत पास वाली दुकान से बेसन और तेल ले आई। अपनी माँ के हाथों से बने पकौड़े काजल को बहुत पसंद थे। फिर रसोई में, माँ मुझे शुरू से सब कुछ बताओ ना। ध्यान से देख ताकि ससुराल जाकर वहाँ मेरी बेइज्जती ना करवा देना। नहीं कराऊंगी माँ, सच में, बस मुझे अच्छे से सब सिखा दो। आशा ने बेसन लिया, उसमें थोड़ा पानी, मसाले और कटी हुई सब्जियां डाली। फिर चूल्हे पर कढ़ाई रखकर धीरे धीरे उन्हें तलने लगी। कुछ ही देर में गर्मा गर्म बेसन के पकौड़े तैयार थे। माँ, कमाल के पकौड़े बने, सच में। सारा खेल मसालों और आंच का है, ना ज्यादा तले और ना ही कच्चे, समझी मेरी कज्जो रानी। हाँ माँ, मैं सब समझ गई। उस दिन आशा और काजल ने बड़े चाव से पकौड़े खाए। इस बात को कई साल बीत गए। अब काजल की शादी हो चुकी थी और वो शादी करके शहर आ गई। फिर एक दिन, ये लो, मैं राशन ले आया। जो सब्जियां बताई थी वो सब ले आए ना? हाँ बाबा, जो जो तुमने लिखवाया था वो सब ले आया। यार बहुत दिन हो गए पकौड़े खाए, आज पकौड़े बना लो। हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह, मजा आ जाएगा आज तो। फिर वाकई कई महीने हो गए पकौड़े खाए। रुक काजल, मैं तेरे साथ बनवा देती हूँ। नहीं माँ जी, आप लोग बातें करो, मैं झट से बना कर लाती हूँ ना। रुको काजल, सुनो, आलू के साथ मैं जो गोभी लाया हूँ ना, उसके भी पकौड़े बना लेना। काजल बहू, अगर बैंगन हो तो जरा बैंगन के पकौड़े भी हो जाएं। और कोई फरमाइश हो तो बता दो उस बेचारी को, फालतू में उसका काम बढ़ा रहे हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी सब। काजल मुस्कुराकर रसोई में चली गई। उसने बेसन लिया, उसमें थोड़ा पानी डालकर मसाले डालने लगी। तभी उसे अपनी माँ आशा की याद आ गई। माँ को याद कर उसकी आंखें नम हो गई और फिर उसे एक और बात याद आई। माँ, मुझे शुरू से सब कुछ बताओ ना। ध्यान से देख ताकि ससुराल जाकर वहाँ मेरी बेइज्जती ना करवा देना। नहीं कराऊंगी माँ, सच में, बस मुझे अच्छे से सब सिखा दो। फिर आंखों से आंसू पोंछकर काजल पकौड़े बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद, लीजिए बन गए पकौड़े, साथ में हरी चटनी भी है और चाय भी। अरे वाह वाह, क्या बात है। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे बहू। ये पहली बार था जब काजल ने अपने ससुराल में बेसन के पकौड़े बनाए थे। उसने ठीक वैसे ही पकौड़े बनाए थे जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाए थे। और फिर, आहा क्या बात है काजल, तूने कभी बताया नहीं कि तुझे इतने अच्छे पकौड़े बनाने आते हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं रोज तुमसे पकौड़े बनवाता। अच्छा, और पैसे क्या तुम्हारे पिताजी देते? भाई देख ले, मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। शाम की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले वक्त में उनकी खुशी काफूर हो जाने वाली थी। कुछ दिनों के बाद जिस फैक्ट्री में मोहन काम करता था, उसके मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी, जिस वजह से मोहन और उसके सभी साथी बेरोजगार हो गए। फिर उसी शाम, सुनो, राशन के सारे डिब्बे खाली हैं, ना आटा है ना चावल, और आज तो वो मकान मालिक भी आया था, किराया मांग रहा था। मैं क्या करूं काजल, मुझे कोई ढंग का काम मिल ही नहीं रहा। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, पर इसका जिक्र तुम माँ पापा से मत करना, ठीक है? ठीक है, पर वो मकान मालिक। चिंता मत करो, मैं कल उससे मिलकर बात कर लूंगा। मोहन कुछ नहीं कर सका। किराया न दे पाने की वजह से मकान मालिक ने मोहन और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। वो बारिश का महीना था और अब मोहन अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गया था। थक हार कर वो सभी पैदल ही किसी ठिकाने की तलाश में चल पड़े। फिर चलते चलते अचानक मौसम बिगड़ा और तेज बारिश होने लगी। हे भगवान, दया करो, ये क्या मुसीबत है। एक तो सिर पर छत नहीं, ऊपर से ये बारिश। माँ जी देखो वो किला, वहीं चलते हैं। अरे नहीं, इतना सूना किला है, ना जाने वहाँ कोई आता जाता भी है या नहीं। माँ पापा, काजल ठीक कह रही है, सिर छुपाने के लिए कोई बुरी जगह नहीं है वो। बारिश रुकते ही हम कहीं और चले जाएंगे। काजल की बात मानकर सभी उस खंडहर जैसे किले में घुस गए, जहाँ एक बड़ा सा कमरा था। वो सभी उस कमरे में आ गए और इस तरह फिलहाल वो सभी बारिश से बच गए थे। वैसे ये किला उतना बुरा भी नहीं है ना काजल? हाँ माँ जी, और वैसे भी हमारे पास घर तो है नहीं, तो क्यों ना हम यहीं रहने लगे। हाँ तुम सही कह रही हो, बारिश रुकने दो, फिर हम दोनों इसी जगह की साफ सफाई करेंगे। बारिश रुकने के बाद काजल और मोहन ने उस कमरे की सफाई शुरू कर दी और वहीं एक कोने में जमीन पर ही अपने गद्दे बिछा दिए और एक दूसरे कोने में काजल ने अपनी छोटी सी रसोई सजा ली। उस दिन के बाद से मोहन का पूरा परिवार उसी रसोई में रहने लगा। धीरे धीरे चंदा और काजल ने मिलकर उस रसोई वाले कमरे को और भी सुंदर बना दिया। इस तरह धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पर लौटने लगी। फिर एक दिन, काजल आज फिर से पकौड़े बनाओ तुम। हाँ काजल, पर उस दिन जैसे ही बनाना।
काजल ने फिर एक बार खुशी खुशी बेसन के पकौड़े बनाए और फिर उन सब ने बड़े चाव से पकौड़े खाए, लेकिन फिर भी कुछ पकौड़े बच गए। काजल ने उन पकौड़ों को ढक कर रख दिया, ये सोचकर कि सुबह नाश्ते में खा लिए जाएंगे। लेकिन वो सुबह जब उठी तो हैरान रह गई, क्योंकि उस बर्तन में पकौड़ों की जगह शाही पनीर रखा हुआ था। हैं, ये कैसे हुआ काजल? माँ जी, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, ये पकौड़ों की जगह शाही पनीर कहाँ से आ गया? कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? नहीं माँ जी, अगर भूत होता तो हमें नुकसान पहुँचाता ना, यूँ पकौड़ों की जगह शाही पनीर क्यों रख देता? हाँ, ये भी सही है। एक काम कर, आज रात को इस बर्तन में फिर से कुछ खाना छोड़ देना, फिर देखते हैं। काजल ने वैसा ही किया। उसने रात को बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी छोड़ दी, लेकिन अगली सुबह वो खिचड़ी वैसी की वैसी ही निकली। है, ये क्या माजरा है? माँ जी, लगता है पकौड़ों में कोई दिक्कत है। एक काम करती हूँ, आज थोड़े से बेसन के पकौड़े बनाकर फिर रखती हूँ। काजल को जैसी उम्मीद थी हुआ भी वैसा ही। अगली सुबह फिर से उस बर्तन में पकौड़े गायब थे और उसकी जगह बढ़िया केसर का हलवा रखा था। कुछ तो गड़बड़ है काजल, अब तो रात में पहरेदारी करनी पड़ेगी। उस रात फिर से काजल ने पकौड़े बनाए और बर्तन में रख दिए और वहीं पास में दोनों सास बहू छुप कर गई। आधी रात के वक्त उन्होंने देखा कि पकौड़ों के बर्तन के पास एक हल्की सी रोशनी हुई और वहाँ अजीब कपड़े पहने एक आदमी प्रकट हुआ। कौन हो तुम? तुम भूत हो क्या? नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। हाँ, मतलब एक आत्मा हूँ। मेरा नाम किशन है और सदियों पहले मैं ऐसी रसोई में काम करता था और राजा के लिए खाना बनाता था। मुझे शुरू से ही बेसन के पकौड़े बहुत पसंद थे। यही वजह है कि जब आप लोगों ने पकौड़े बनाए तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और सारे नियम तोड़कर पकौड़े खाने चला आया। तुम हमें तो नहीं खाओगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं कोई पिशाच थोड़ी हूँ। वो तो बस पकौड़े मुझे यहाँ खींच लाए, वरना मैं तो आपको कभी दिखाई भी नहीं देता। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आप बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसे पकौड़े नहीं खाए और मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ कि मैंने आपके पकौड़े चुराए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुमने बदले में हमें शाही पनीर और केसर हलवा भी तो खिलाया। हाँ, आपको पसंद आया? मेरे जमाने में लोग कहते थे कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता था। खैर, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जब भी कभी आप पकौड़े बनाओ तो 2 पकौड़े जरा छोड़ देना, यहाँ मैं आकर खा लूंगा। ये कहकर किशन वहाँ से गायब हो गया। तभी काजल को एक बहुत तगड़ा आइडिया आया। उसने अपनी सास चंदा के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर उन दोनों ने फिर से पकौड़े बनाए और उसी रात एक बड़े से बर्तन में पकौड़े रखकर छोड़ दिए। अगली सुबह उनकी उम्मीद के मुताबिक वो पूरा बर्तन बिरयानी से भरा हुआ था। ये तो काम कर गया काजल। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहाँ आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी 2 भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं।
अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारी कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है, बहुत भूख लगी है। ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े, और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया, इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे,
तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता कहाँ है? उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है।